प्यारे बच्चों, आई होप सब मजे में होंगे, काम कर रहे होंगे और हेल्थ भी अच्छी होगी आपके और आपके फैमिली की सभी मेंबर्स की। आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं आपको अच्छे से फिजिक्स पढ़ाऊँ ये कंडीशन में भी, है ना। ख्याल रखिए आपका और आपके फैमिली मेंबर्स का, क्योंकि प्रेजेंटली हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। काम करना है ना, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है, तो बच्चों आज का टॉपिक है ना, उसका नाम जो है वो एक तरीके से समझो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है। फिर से समझाना है, मोड अलग हो जाता है। आज का जो टॉपिक नंबर हमारे पास 6.7 नंबर का जो टॉपिक है 6.7, इट इज अगेन रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप बोलोगे सर एक बार तो कंजर्वेशन हो गया, बस वही वाला कंजर्वेशन और एक तरीके से समझा। फिर से बोल रहा हूं, वही वाला कंजर्वेशन और एक तरीके से समझा। देखते हैं। सपोज आप जो लास्ट जो हम लोगों ने बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा वाला क्रॉस साइन क्या दिखाता है बच्चों? क्रॉस साइन ये दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने ऐसे एक फ्रेम रख दिया था कंडक्टिंग। अभी इसके ऊपर एक छोटा सा इसी मटेरियल का एक वायर ले लेते हैं जो इसके ऊपर स्लाइड हो सके, आगे भी जा सके पीछे भी जा सके, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। एज वी मूव दिस वन, then we have to do some amount of work. हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। And as we do some amount of work, then it is nothing but the mechanical work. क्यों मैकेनिकल वर्क? क्योंकि आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो ना, सो फोर्स लगाने से उसको स्पीड मिल रही है, तो उसके पास पावर भी आएगा। अभी सेम पावर की बात हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ में देखें तो ये मूव हो रहा है, तो मैकेनिकल पावर का एक्सपेंसेस हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रहा है। फिर से एक बार क्या हुआ? As we slide this wire on this one, then what happened? Some amount of mechanical work is doing that, or some amount of mechanical work is there. So then there is a mechanical power. Then this power is converted into the form of electrical power. And you know the formula of the electrical power. This is I square into R. तो हम लोग वो चेक करना चाहते हैं कि यस ये दोनों को इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला मिलता है कि नहीं मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव साइंस। ओके, सो यहां पर हम लोग ये स्टडी करना चाहते हैं कि दोनों का पावर जो मिलता है वो सेम मिलता है या नहीं। सो एज सच वी नो दैट द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L, राइट? इसकी लेंथ L है। इफ स्लाइडिंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड विद द स्पीड v, then what about the EMF generated here? So EMF generated, you can say that the EMF generated here, this E is equal to BVL. B is the strength of the magnetic field, V is the speed, and L is the length of the rod. Now, as there is a EMF generated between the two poles, then it must कि उसका एक टर्मिनल प्लस हो जाए, उसका एक टर्मिनल माइनस हो जाए, ताकि इसके अंदर से भी करंट फ्लो हो सके। यहां पर भी करंट फ्लो होना चाहिए। तो अभी इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इफ करंट इज पासिंग थ्रू दिस वन, देन देयर इज अ इलेक्ट्रिकल पावर। सो अभी मुझे इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला चाहिए बच्चों। सो पावर P इज इक्वल टू, आई जस्ट राइट I स्क्वायर इनटू R। व्हाट इज दिस R? R is not the radius, this R is the resistance of this part. What is R? R is the resistance of this part. R is the resistance of the loop. Your now अभी मुझे I चाहिए। How can I get the I? So इसके ऊपर से लिख सकते हैं according to Ohm's law. According to Ohm's law, I just write V is equal to IR. So I is equal to E upon R. Again, what is this R? R is the resistance. तो अभी मैं इसकी बात यहाँ पे रख देता हूँ। So this is VVL upon this R. बस अभी काम हो गया, ये यहाँ पे रख देंगे। So therefore this P is equal to, my dear friend, I square. तो मैं लिख देता हूँ V square, V square, L square, R square into R. This R get cancelled. So this is P is equal to V square, L square upon R.
लेकिन ये सब पावर की जो बात हुई ना बच्चों, वो कौन सा पावर है बताइए मुझे, जल्दी से एकदम बता दीजिए। ये जो पावर की बात हुई ना, वो सब इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो गई। सो आई जस्ट राइट पी, राइट, पी इलेक्ट्रिकल पावर है ना। मैं यहां पे चाहूं तो लिख सकता हूं इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, आई बात समझ। और आगे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसको मैं स्लाइड कर रहा हूं, मतलब मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वर्क जितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो सकती है। अभी मुझे मैकेनिकल पावर चाहिए। सो बच्चों क्या है फॉर्मूला मैकेनिकल पावर का बताइए। सो आई जस्ट राइट मैकेनिकल पावर, पी, आप एम भी लिख सकते हो चाहो तो, या जूल चाहे तो पी जे भी लिख सकते हो। सो दिस पी जे इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला प्यारे बच्चों, एफ इनटू वी। ये मैं कहीं से लाया नहीं हूं, 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6 से उठाया है हम लोगों ने, समझा दिया था वहां पर। ओके, अभी मुझे फोर्स चाहिए। हाउ कैन आई गेट द फोर्स? अरे प्यारे बच्चों, फोर्थ चैप्टर जाओ, 11th स्टैंडर्ड नहीं 12th स्टैंडर्ड अभी वाला है ना। अभी 12th स्टैंडर्ड का फोर्थ चैप्टर के अगर कोई करंट कैरिंग वायर यहां से स्लाइड होता है v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कितना लग सकता है? सो यू नो दैट द फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू I इनटू L क्रॉस B। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अभी मुझे स्केलर फॉर्म चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं I L B sin थीटा। बट सी व्हाट इज द थीटा L एंड B? L तो ये रहा, B मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देख लो एंगल 90, सो sin 90। So I just write it is ILB sin 90। बच्चों sin 90 होगा क्या? 1, that's it। So it is IL। What is I? Current। अभी करंट में लाऊंगा कहां से? ये रहा ना बच्चों, this is the current। So if I substitute this I here, so therefore, okay, एक बात मुझे कहना रह गई, ये FS हो जाए। This is the vector form, up to this one vector, उसके बाद में स्केलर हो जाता है। Now so therefore my dear students, this F is equal to I की वैल्यू रख दो, तो BVL bar into L into B, right, upon this R। तो अभी इससे आगे जाएंगे तो B है तो B का स्क्वायर कर दो, L है तो L का स्क्वायर कर दो, and this is V upon this R। with a cliff? नहीं, अभी ये F जाएगा इधर, तो इसके साथ में सो आप लिख सकते हो PJ it is equal to b square L square V और V square upon this R। ये हो गई ना बात। बोलिए, चेक करिए प्यारे बच्चों ये इक्वेशन को, है ना, और ये इक्वेशन को क्या बोलोगे आप? सेम टू सेम, मतलब अगर कहीं पे भी कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और एनी टाइप ऑफ एनर्जी, कोई भी फॉर्म के अंदर उसका लॉस नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितना भी मैकेनिकल एनर्जी आपने एक्सपेंस किया, वो सब का सब, वो सभी का सभी एनर्जी ये लूप के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस अगेन देयर इज अ कंजर्वेशन, कि एक फॉर्म मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी का, दूसरा फॉर्म मेरे पास इलेक्ट्रिकल का है, तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में अभी हम लोग फैन रोटेट करवाते हैं, तो उसमें ये एनर्जी इधर आ गई, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है, फैन रोटेट हो रहा है, रोटेशनल मोशन, मतलब क्या हुआ? इट इज अ कन्वर्जन ऑफ, इट इज अ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल, मतलब एक टाइप की एनर्जी का कन्वर्जन दूसरे में, दूसरे का कन्वर्जन पहले में पॉसिबल है। आई ना बात समझ में? बच्चों एक दो बार है ना क्वेश्चन इंड्यूस चार्ज के लिए पूछा गया है, इवन नीट जेडब्ल्यू के, जैसे हम लोग यहां पर डायरेक्ट बताते कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द मींस ऑफ चेंज इन द फ्लक्स, तो अभी उसके अंदर जो मोशन हो रही है वो किसकी हो रही है? चार्ज की हो रही है ना। तो थोड़ा बहुत अभी हमको इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में समझना है, तो क्वेश्चन हमारा है इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला, राइट, इसी के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन थोड़ा पॉइंट डिफरेंट है, क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं।
obtain the formula of the induced charge when the rod is you can say that perpendicularly moving in the magnetic field. ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. So as you know that according to Faraday's law, according to the Faraday's law, the EMF produced E is nothing but you know that it is del phi by del t. चाहो तो आप B लिख सकते हो because magnetic flux change होगा. माइनस साइन नहीं ली बच्चों मैंने. माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं. अभी चलेगा यहाँ पर. Isn't it? Now, this is the formula number 1. This is according to Faraday's law. According to Faraday's law. Now, as you know, according to Ohm's law, क्या है? Ohm's law हमारे पास. So it is nothing but E is equal to I. What is I? I क्या है? सर करंट है. जाओ चैप्टर नंबर 3 में उठाओ. So करंट है तो I के लिए मैं लिख सकता हूं del phi by del t. नहीं सर phi नहीं Q. Yes my dear friends, it is Q. And R तो R रहेगा. ये R क्या है बच्चों? Ohm's law है. तो होना क्या चाहिए बताइए मुझे. R is the resistance. It's very clear. This is number 2. दोनों का लेफ्ट साइड सेम है. So you can equate the right side. अभी क्वेश्चन क्या था? We want to derive the formula for the charge. So therefore, this delta Q by delta T into R, this is equal to this delta phi by delta T. आई बात समझो. अभी ये डेल्टा T इधर से डेल्टा T इधर से गायब कर सकते हो आप. So therefore, this delta Q is equal to delta phi divided by R. चाहो तो आप भी लिख सकते हो. This is your answer. अभी इसमें से निकला क्या पता? एक अहम बात जो फिजिक्स में मानी जाती है. This induced EMF is time dependent. This is the EMF according to the Ohm's law. It is also the time dependent. But the result from these two, that is the induced charge, is independent of the time. देख लो. फिर से एक बार. ये EMF टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है. ये ओम्स लॉ है, इसके अंदर भी है तो EMF ना बच्चों, तो ये भी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है. लेकिन जो चार्ज है वो इसके ऊपर नहीं डिपेंडेंट है. फिर से चार्ज है ना वो इसके ऊपर नहीं डिपेंडेंट. इसीलिए ये अहम माना जाता है कि एक फ्लक्स पहले इतना था, लास्ट में इतना हुआ और उसका रेजिस्टेंस ये R है, तो कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा आप उसी के ऊपर से फाइंड कर सकते हैं. सो इसीलिए ये फॉर्मूला है. What about this delta Q? Delta Q is the induced charge in the circuit. कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है? आई बात समझ में? So that's why this is the important. कई बार इसके ऊपर से MCQ होता है. कई बार इतने स्टेप वाला थियरी 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं. आप देख लेना टेक्स्ट बुक में, समझ में भी नहीं आएगा कि ये थियरी पूछ सकते हैं. यस. ओके डियर फ्रेंड्स, अभी 3-4 इलस्ट्रेशंस है. इसके परव्यू के अंदर मतलब जितने थियरी पोर्शन कंप्लीट किया ना, उसके अंदर जितने भी सम्स आते वो कर लेते हैं. सबसे पहले 6.3. A circular coil of radius 10 cm. मतलब R दे दिया है आपको रेडियस का 10 सेंटीमीटर. नॉर्मली मीटर में कन्वर्जन करना पड़ेगा. सो इट इज 0.1 मीटर. चाहो तो 10 to the power -1 मीटर भी लिख सकते हो. 500 टन्स, मतलब नंबर्स ऑफ टन्स की बात करें तो N लिखते हैं नॉर्मली, and it is 500, right? 500 टन्स. रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, मतलब R लिख सकते हो. Thus R is equal to 2. Placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the earth magnetic field. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो ये प्लेन इसको परपेंडिकुलर है. It is rotated about the vertical diameter using through 180 degree. मतलब θ1 लिखूं तो मैं 0 लिख सकता हूं, θ2 लिखूं तो 180 डिग्री बोल दिया उन लोगों ने. In 25 seconds, not 25 my dear, it is 0.25 seconds, right? उसके बाद estimate the magnitude of the EMF, मतलब
मतलब आपको कैलकुलेट करना है EMF, राइट। दूसरा, and the current induced in the coil, so you want to find out this I. EB चाहिए, IB चाहिए, okay, fine. In the coil, horizontal component of the earth magnetic field at the place is, तो आप HE लिख सकते हो या BE लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, ओके। मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, सो B रख सकते हो, so B is equal to 3 into 10 to the power minus 5 Tesla, right? So this is the magnetic field. अभी आपके दिमाग में फॉर्मूला रेडी रहना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? सो लिख सकते हो इंड्यूस्ड EMF E is equal to N into delta phi by delta T, right? अभी देख लो, N into you can write phi 2 minus phi 1 divided by delta. अभी N है 500, डेल्टा T है ये, आपको ये दोनों चाहिए, तो कैसे लाएंगे आप लोग? बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स phi is equal to, you can say that BA cos theta. अभी पहली वाली कंडीशन में ले लो, फ्लक्स phi है, so phi 1 is equal to B, तो B रहेगा, ओके। अभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, B into pi R square into cos theta. अभी मेरे पास B कितना है बच्चों? so B है 3 into 10 to the power minus 5, ओके। तो मैं ये लिख दूं पहले, B pi R square into cos 0, cos 0 क्योंकि फर्स्ट एंगल ना। B कितना है बच्चों? so B का वैल्यू रहेगा 3 into 10 to the power minus 5 पाई, मैं पाई को पाई रखता हूं, फिर बाद में वैल्यू रखेंगे। R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 10 to the power minus 2 and cos 0 1 हो जाएगा। this 3 into pi, this is 3 pi, 10 to the power 10 to the power, it is 10 to the power minus 7 and it is in Tesla, है ना? वेरी गुड। नाउ मुझे phi 2 चाहिए बच्चों, वैसे ही, so it is B pi R square cos 180 डिग्री, कितना होगा cos 180 डिग्री प्यारे बच्चों? cos 180 डिग्री होगा, मैं बताऊंगा आपको, -5, ये पाई वाला पाई, minus 2 and this is -1, क्योंकि cos 180 -1 होता है ना, so इसीलिए। so now your answer is 3 पाई, तो 3 पाई रहेगा ही रहेगा बच्चों, 3 पाई, लेकिन माइनस है ना, and it is pi, हो गया ना? अभी 10 to the power minus 7 and it is Tesla। अभी ये दोनों मैं रख दूं, तो अभी मेरे पास E का आंसर क्या मिलेगा? देखो बच्चों, N का मतलब 500, राइट? सो दिस इज 500। देन phi 2 चेक करो phi 2, दिस इज -3 pi 10 to the power -7, right? phi 1, so it is -3 pi 10 to the power -7. Then after, my dear, delta T बताइए जल्दी से, yes 0.25। चाहो तो आप ये फॉर्मूला में माइनस रख सकते हो, तो यहां पर भी माइनस रख दो, तो यहां पर भी माइनस रख दो, फायदा हो जाएगा आपको, ये दोनों सेम है। सो अभी आप लिख सकते हो 500 10 to the power minus 6 pi 10 to the power -7 divided by 0.25। आप बोलोगे सर माइनस, यस चेक कर लो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसके माइनस के साथ में ना। व्हाट अबाउट द आंसर? इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? सो इसका आंसर आएगा 3.8 into 10 to the power -3 वोल्ट। ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला, आपको ये मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ में डिवाइड करना है, 10 का पावर लाना है, फिर ये आएगा। कैलकुलेटर से करो, अदरवाइज एग्जाम में तकलीफ होगी। ओके प्यारे बच्चों, नाउ आई नीड करंट, सो देयरफॉर करंट चाहिए ना। करंट I is equal to E divided by R। E है मेरे पास 3.8 10 to the power -3। अभी रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? R is equal to 2, then this is equal to, what about the answer? 1.9 into 10 to the power -3, this is in ampere, right? Okay,
नीचे कंक्लूजन में कुछ लिखा है, ये सब लिखी हुई लाइंस होती है ना, एमसीक्यू है. नोट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ E and I are the estimated values. Their instantaneous values are different and depend upon the speed of the rotation at the particular instant. मतलब ये सब एवरेज है आफ्टर वन रोटेशन, लेकिन इन बिटवीन क्या चेंज हुआ वो हमको नहीं मालूम. ओके, आगे बढ़ेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 6.4. प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो है वो 6.4 नंबर, राइट. तो 6.4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? ओके, तो 6.4 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कई बार बच्चों डायग्राम ड्रॉ नहीं करते आप. अभी ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो आप कैसे समझाओगे सम्स को, और आप भी कैसे समझोगे? लिखना पड़ता है ना आंसर. See, figure 6.7 shows planar loops of different shapes moving out of, मतलब बाहर निकल रहे हैं, और into the region of the magnetic field. ये अंदर जा रहा है, ये दोनों बाहर निकल रहे हैं. Which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction of induced current in each loop using the Lenz law. बहुत बहुत सिंपल चीज है. करना क्या है? करना ये है कि ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. इसकी और इसकी बात करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है. लेंस लॉ ये बताता है जो हो रहा है उसका अपोज करो. मतलब आप पढ़ाई नहीं करते हो, उसका अपोज करो. करनी चाहिए. ये हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसका अपोज मत करो, वो तो अच्छी बात है ना. तो समझना ये है कि जैसे यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोज करना है, यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसका अपोज करना है. तो करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए ताकि वो जो हो रहा है उसका, मतलब जो हो रहा है उसका अपोज हो सके. देखिए अभी मैग्नेटिक फील्ड अभी अंदर है तो इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा जिससे इसके अंदर का फ्लक्स इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना ट्राई करेगा. अभी डिक्रीज होना मतलब ये वाली डायरेक्शन में होगा तो ही, क्योंकि अभी तो अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड मुझे ये डायरेक्शन में मिल सके. अभी बहुत सिंपल है. चैप्टर नंबर 4 याद करिए आप. या तो ये डायरेक्शन पॉसिबल है या तो ये डायरेक्शन. अभी लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आप देख सकते हो लाइक दिस, ये वाला हो गया. अभी ये रहा सी डी ए बी सी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो होना चाहिए, मतलब ए बी सी डी. बस ये डिसाइड करना था हमको. इसकी बात करिए तो अभी ये बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये फील्ड क्या ट्राई करेगा? इंक्रीज होने का ट्राई करेगा. इंक्रीज कब होगा? ऐसे जाएगा तो और डिक्रीज होगा. तो अभी इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाए, तो ये डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि एक सेम हो गई. तो अभी ए सी डी ऐसे जाएगा. अभी इसकी बात कर लेते हैं, ये भी बाहर निकल रहा है और फ्लक्स कम होगा, तो होना क्या चाहिए? तो अभी करंट ये डायरेक्शन में ही होना चाहिए सेम. देखो ये ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ऐसे. अभी चेक कर लेते हैं कि लिखना कैसे उसको. ये तो ओरली समझा दिया, अभी लिखेंगे कैसे देखते हैं. समझो. सॉल्यूशन. The magnetic flux through the rectangular lobe ABCD increases due to the motion of the loop into the region of the magnetic field. The induced current must flow along the path BCDB. C. कौन सा वाला चूज किया उन लोगों ने? B, C, D, A ऐसे जाए. बताया ना एंटी क्लॉकवाइज. अब इधर से शुरू करो, इधर से शुरू करो, इधर से आना तो वाला वही पर है ना भाई, है ना. Okay, so that it opposes the increasing flux, right? Very good. Second, due to the outward motion, second के लिए बोल रहे हैं भाई. Due to the outward motion,
magnetic flux through the triangular loop ABC decrease due to which the induced current flows along the BACB ऐसे क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर अब was the change in the flux. Third one, as the magnetic flux decreases due to the motion of the irregular shape loop ABCD out of the region of the magnetic flux, induced current flow along the path CDAB. अभी ए से स्टार्ट करो नहीं यार, क्यों इधर से स्टार्ट करते हो? क्यों इधर से स्टार्ट करने में कोई तकलीफ है? आपको भी सिमेट्री मालूम पड़ेगा कि ए बी सी डी यहां से करते हैं, यहां से करते हैं, यहां से करते हैं. ओके, नोट दैट there are no induced current as long as the loop are completely inside or outside the region of the magnetic field. अभी ये बन गया आपका एमसीक्यू कि अभी ये लूप बाहर निकल रहा है धीरे 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 धीरे, लास्ट वाला ये वाला पार्ट यहां से बाहर निकल जाएगा, फिर करंट जीरो. ये वाला पोर्शन बाहर निकल जाएगा, फिर करंट जीरो. ये पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा, फिर करंट जीरो. क्यों? Because induced current is possible only and only when there is some change in the flux. फ्लक्स का चेंज होने से ही ये पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं होगा. राइट? गुड. ओके माय डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर 211 के ऊपर इलस्ट्रेशन, दैट मींस एग्जांपल 6.5. A closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and the south pole of the two permanent magnets and fixed. Can we hope to generate the current in the loop by using very strong magnetic field or magnets? Actually आपको डायग्राम तो ड्रॉ नहीं कर रहा है बच्चों, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन को कैसे बता रहे हैं. ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक और यहां पर एक, ऐसा दो पोल है, एन और एन भी हो सकता है और एस भी एस हो सकता है कोई भी, और एक ऐसा लूप रख दिया इसमें. अभी ऐसा लूप रख दिया है तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये पोल की स्ट्रेंथ बढ़ाओ तो क्या होगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ पोल की स्ट्रेंथ बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला. क्यों? इट इज अ स्टेडी फील्ड, और स्टेडी फील्ड के लिए क्या होगा? So, स्टेडी फील्ड के लिए हो सकता है कि फ्लक्स फाई इज कांस्टेंट, वो वेरी नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो. लेकिन ये है क्या? ईएमएफ, फैराडे लॉ, मतलब इसके अंदर ईएमएफ जनरेट नहीं हो सकता. आंसर देखते हैं. देखो, नो, however strong magnet maybe current can be induced only by changing the magnetic flux through the, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ही ईएमएफ जनरेट होगा, अदरवाइज नॉट. वेरी गुड. अभी बी एक्सप्लेन करने वाले हैं. क्या है बी में? क्वेश्चन देखते हैं. अ क्लोज लूप moves normal to the constant electric field between the plates of large capacitor. Right, large capacitor. Is a current induced in the loop? Number one, when it is wholly inside the region between the capacitor's plate, and second, when it is partially outside the plates of the capacitor. The electric field is normal to the plane of the loop. बच्चों क्या बताएं? तो ऐसा समझो कि मेरे पास कैपेसिटर की एक प्लेट ये है, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट ये है. अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये प्लस क्यू प्लेट हुई, अगर ये माइनस क्यू प्लेट हुई, मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी इसके अंदर मुझे एक लूप को ऐसे रखना है, राइट? अभी ये लूप ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी जा सकता है, अंदर भी बाहर भी. तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आएगा इट विल नॉट जनरेट ईएमएफ. ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही नहीं. क्यों?
produce the EMF, this phi must be मैग्नेटिक। ये फाई फ्लक्स किसका होना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स ही होना चाहिए, तभी जाके आपको ईएमएफ मिल सकता है। लेकिन ये कौन सा वाला है बच्चों? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी चार्ज को मूव अपने आप नहीं करवाने, है ना? क्या है आंसर? देखते हैं। आंसर में है नो, करंट इज इंड्यूस्ड इन द आइदर केस, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। करंट कैन नॉट बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को चेंज करने से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वही फ्लक्स मैग्नेटिक हुआ, वी कैन से यस इट इज पॉसिबल, राइट? ओके प्यारे बच्चों, नंबर 3 सी में क्या पूछा है हमको? सो प्यारे बच्चों, सी के अंदर पूछा गया है सी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। A rectangular lobe and a circular lobe are moving out of uniform magnetic field region 6.8, which is shown in the figure, to a field-free region with a constant velocity. In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the region? The field is normal to the loops. आप एक बार रीड करो तो क्वेश्चन में पता चलना चाहिए कि क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी है, राइट? दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा वाला एक इसमें रेक्टेंगल और इसके अंदर सर्किल, दोनों लोग को मूव कराएंगे। क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर ये लोग धीरे 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 बाहर निकलेगा तो इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर इसको मूव कराएंगे बाहर की ओर तो इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा। वो हमारा क्वेश्चन है। आई बात समझ में? फिर से एक बार, if this loop is going outside, which EMF gets constant? कौन सा EMF इसमें कांस्टेंट रहता है? वो हमारा क्वेश्चन है। वेरी सिंपल। अगर मैं ये लूप को धीरे धीरे बाहर लाऊंगा तो एक जैसा ही फ्लक्स लास्ट तक डिक्रीज होगा, लेकिन अगर ये लूप में से मैं सर्कल को बाहर लाऊंगा तो चेक करिए, अगर इतना पोर्शन बाहर आता है, तो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम, आपको समझ में आए इसके। देखिए, अभी इतना पोर्शन बाहर है, राइट? थोड़ी देर के बाद और बाहर आएगा, थोड़ी देर के बाद और बाहर आएगा, थोड़ी देर के और, मतलब क्या हो रहा है? द सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज नॉट डिक्रीजिंग। पहले इतने पार्ट का हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर जीरो हो जाता है। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये हो रहा है प्यारे बच्चों, मतलब ये हो रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो फ्लक्स है ना वो रैंडम डिक्रीज हो रहा है, एक जैसा नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर यूनिफॉर्म है। सो हियर द ईएमएफ इज नॉट कांस्टेंट, बट हियर द ईएमएफ इज कांस्टेंट। और एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों डी में। डी क्या है? देखिए, predict the polarity of the capacitor in the situation described by the figure 6.9. एक पोल यहां पर कौन सा वाला है? देखो बच्चों, N and S, राइट? दूसरा वाला इधर कौन सा है? वो देखो, वो है S and N, राइट? और दोनों को समझना ये है कि दोनों के बीच में एक ऐसा लूप और ये लूप में इधर प्लेट रखती है कैपेसिटर की, वो बैटरी नहीं है। हाँ बच्चों ध्यान से, राइट? इट इज ए कैपेसिटर। नाउ अभी मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है एन से एस की ओर ही जाने वाला है, बट दिस वन इज मूविंग टुवर्ड्स दिस वन एंड दिस वन इज मूविंग टुवर्ड्स दिस वन। ये पहले वाली सिचुएशन नहीं है,
ये वाला ये नहीं है। क्यों? यहां पर तो दोनों स्टेडी थे बच्चों, और दोनों स्टेडी होते तो यहां पर भी कुछ नहीं मिलने वाला, राइट? तो अभी होगा क्या? As the two magnets comes near to each other, if you see from this side, then what happened? क्या होगा? So this is the north pole. This is the north pole. The pole created here is also north one. यहाँ पर north pole ही create होना चाहिए according to the Lenz's law. And if it is the north pole, the current must be in the anti-clockwise direction. See, in the anti-clockwise direction. In the anti-clockwise direction. See, in the anti-clockwise direction. And if it is in the anti-clockwise direction, current direction, then the plate A must be positive. See, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से ही करंट निकलने वाला है अकॉर्डिंग टू द बैटरी कंडीशन, तो अगर ये प्लेट प्लस हुआ तभी जाके ये करंट ये मिलने वाला है। आप इधर से देखो ना, आप इधर से देखो तो ये कौन सा पोल है? साउथ। तो ये कौन सा बनने वाला है? साउथ। अभी कौन सी कंडीशन में करंट जाएगा बताइए मुझे? क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में तो भी यही कंडीशन होगी। आई बात समझ? तो इसका आंसर देख लो। ओके, सी का आंसर भी पढ़ लेते। The induced EMF is to be constant only in the case of the rectangular loop. In the case of the circular loop, the rate of change of area of the loop during the passage out of the field region is not constant, hence the induced EMF will vary accordingly. Right? Okay, D की बात करते हैं। The polarity of plate A will be positive with respect to the plate B in the capacitor. ये सही समझ है। मैं तो डिटेल में समझाता हूं क्योंकि आपको पता चले, लेकिन लिखना क्या होता है वो तो अंदर लिखा है भाई, isn't it?